सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सबस्टेंस को ब्रेक करेंगे ताकि वहाँ आपको क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, तो वहाँ पे कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट्स कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जो है इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच ए से, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और अब अगर इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेंगे तो तब हम यहाँ पे नोट से दिखाते हैं। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और यूजुअली जब भी हम एंथैल्पी मेजर करते हैं तो वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही हम मेजर करते हैं। सो कैसे हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? सो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change on breaking 1 mole of substance. It is the enthalpy change on breaking 1 mole of substance completely so as to obtain atoms in gas phase या gaseous phase. So that is called the enthalpy of atomization. हमें कितनी enthalpy change लगेगी या how much will be their enthalpy change जब हम एक मोल सबस्टेंस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे completely so as to obtain atoms in the gaseous phase. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास है हाइड्रोजन एज ए सबस्टेंस है ना, हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं ना, इस 1 मोल ऑफ, ये 1 मोल हमने लिया हाइड्रोजन गैस और इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली, ताकि हमें क्या मिल जाएंगे, एटम्स मिल जाएंगे। किस में? गैसियस स्टेट में, गैसियस फेज में। सो दैट्स कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 हाइड्रोजन के एटम्स और ये किस में होने चाहिए, इन द गैसियस फेज। तो यहाँ पे कितने एंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और यहाँ पे क्या देखा गया, दैट इट इज 435 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर H2 गैस। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इसको हम बताएंगे डेल्टा एच ए नॉट है ना, दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो क्या बताया मैंने, दैट इट इज प्लस, हाँ प्लस 435 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हमें एनर्जी यहाँ पे लगेगी है ना, किसके लिए, एक मोल सबस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, सो एनर्जी इज टू बी रिक्वायर्ड है ना। सो दैट मीन्स प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस वक्त हुआ क्या, यहाँ पे ये H2 मॉलिक्यूल जो था है ना, ये जो 1 मोल सबस्टेंस हाइड्रोजन गैस का है, इसमें क्या है, H2 मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली ब्रेक कर रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है ना। सो दैट मीन्स ये जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, इसको आप कह सकते हैं दैट इट इज ऑल्सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है ना। यहाँ पे इसका हम दूसरा नाम क्या बता सकते हैं, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या जिसको आप सिंपली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं या बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं। सो दैट इज एक्चुअली बॉन्ड एंथैल्पी, आगे हम देखेंगे डिटेल में। तो अभी आप याद रख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of bonds of particular type, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने ब्रेक किए, तभी तो आपको मिलेंगे हाइड्रोजन के एटम्स। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इसको बताएंगे ही, पर इट इज ऑल्सो द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो, वैल्यू विल बी सेम। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट इसको कर रहे हो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तब भी वैल्यू यही है 435 किलो जूल पर मोल। और जब आप बताते हैं दैट व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2, सो दैट इज आल्सो द सेम 435 किलो जूल पर मोल।
नाउ लेट्स गिव अनदर एग्जांपल। जैसे हमारे पास लेट्स से सब्सटेंस मीथेन गैस है, मीथेन इज आवर सब्सटेंस, और इसको आप ब्रेक कर रहे हैं किसमें, इनटू कार्बन एटम्स गैसियस स्टेट और हाइड्रोजन के एटम्स। तो यहाँ पे भी ठीक है ना, आपको कितने हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो हाउ मच एनर्जी एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस हियर, सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो देखा गया दैट 1665 किलो जूल पर मोल। तो ये भी क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर दिस मीथेन, है ना। जब हम 1 मोल इस मीथेन को ब्रेक करेंगे इनटू इट्स गैसियस एटम्स, तो उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो इट्स हाउ मच, इट्स प्लस 1665 किलो जूल पर मोल, दैट इज 1665। सो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ मीथेन into its gaseous atoms। तो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे that carbon it is in the gaseous phase, hydrogen also in the gaseous phase। Similarly, let's say we are having substance sodium. Sodium exists in solid state because it is a metal। अब अगर इस 1 मोल सोडियम को हम ब्रेक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे किस में ब्रेक करेंगे, इनटू एक्चुअली इनटू एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है ना, एटम्स ऑफ सोडियम। ये 1 मोल हमारे पास सोडियम का क्रिस्टल था एक्चुअली, ठीक है ना, सॉलिड मेटल है ये सोडियम। अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, सोडियम के एटम्स में, बट दे आर इन द गैसियस फेज, वेपर्स फेज में। तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज फाउंड टू बी 108.4 किलो जूल per mole। so this is also the enthalpy of atomization for sodium। तो इसको भी हम क्या बताएंगे, enthalpy of atomization। तो यहाँ पे भी it's also endothermic है ना, because energy is required to break this 1 mole of sodium crystal into sodium vapors, ठीक है ना। तो पर यहाँ पे और एक important बात, अब इस enthalpy of atomization को यहाँ पे एक और नाम हम दे सकते हैं, that is the enthalpy of sublimation। बताओ क्यों, बिकॉज हमने एक्चुअली सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया, वेपर्स में, गैस में। सो दैट इज द सब्लिमेशन। सो दिस इज ऑल्सो हियर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो हियर द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फॉर सोडियम। तो वैल्यू सेम रहेगा वेदर यू टेल दैट for this reaction enthalpy of atomization that's 108.4 kilojoule per mole, और यही रहेगा किसके लिए, enthalpy of sublimation of sodium it is also same, that's 108.4 kilojoule per mole। तो ये था what is enthalpy of atomization। so I hope कि आपने समझा होगा, it is simply कितनी enthalpy change होगी, कितनी heat energy change होगी, that means heat energy required, कितनी energy आपको लगेगा किसके लिए, to break 1 mole of substance, ठीक है ना, completely into its gaseous atoms, that's called the enthalpy of atomization। now let's see next, that is the enthalpy of solution। so enthalpy of solution जो है इसको हम दिखाते हैं डेल्टा HSOL से। तो enthalpy of solution नाम से ही समझ में आ रहा है कि कितनी enthalpy चेंज होगी जब हम 1 मोल सब्सटेंस का क्या बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। सो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ substance is dissolved in such a large excess of solvent at a given temperature, so that there is no further change in heat energy on addition of more solvent। सो इसको समझेंगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन क्या बताया मैंने, इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट इज
हीट इवॉल्वड और एब्जॉर्बड है ना, इट कैन बी प्रोसेस। देखो डिसोल्यूशन, जब भी हम कोई सॉल्ट या सब्सटेंस शुगर डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर है ना, सॉल्वेंट यूजुअली हम कौन सा लेते हैं, दैट इज द वाटर। यूनिवर्सल वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यू ऑलरेडी नो दैट। तो वहाँ पे किसी वक्त डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। सो प्रोसेस कैन बी इधर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, वो अभी हम देखेंगे कहाँ पे एक्सोथर्मिक कहाँ पे एंडोथर्मिक। तो कितनी हीट चेंज होगी, वेदर हीट इज एब्जॉर्बड और इवॉल्वड, कब, जब 1 मोल सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करेंगे किसमें, इन सच अ लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, इतने एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर, सो दैट, ताकि देयर इज नो फर्दर चेंज, ताकि वहां पे बाद में कोई भी फर्दर चेंज ना हो इन हीट एनर्जी ऑन एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट। अगर हम फिर से सॉल्वेंट ऐड करें, देखो जैसे अगर आपने लिया लेट्स से 1 ग्राम NaCl, उसको आपने डाला 5 ml वाटर के अंदर, तो वो क्या बना, सोल्यूशन बना। अब अगर आप 5 ml वाटर के बदले 10 ml वाटर डालेंगे तो भी बनेगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब 10 ml के बदले अगर आप 50 ml डालेंगे वाटर तो भी बनेगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। बट जब आपने डाला 5 ml वाटर, उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, वो तो डिफरेंट होगी। जब आपने डाला 10 ml और उसका वैल्यू जो है दैट विल बी आल्सो डिफरेंट व्हेन यू विल ऐड 50 ml ऑफ वाटर। तो बट जब आप बहुत सारा एक्सेस में सॉल्वेंट डालेंगे उसके बाद इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। सो एट दैट टाइम वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास है सॉल्ट NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, तो इसको हम डाल रहे हैं एक्सेस ऑफ वाटर, दैट मीन एक्सेस ऑफ वाटर, उसको एक्वस से दिखाएंगे ना, AQ। लेट्स एज्यूम दैट हाँ एक्सेस ऑफ वाटर उसको मैं दिखा रहा हूँ AQ से, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये वाटर है। तो जब आप वाटर में डालेंगे NaCl तो ये क्या बन जाएगा, NaCl का एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है डेल्टा HSOL वो कितना देखा गया, दैट इट इज 5.35 किलो जूल पर मोल। तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्बड, ठीक है ना। प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ये जो वैल्यू है इट इज पॉजिटिव, डेल्टा H इज पॉजिटिव। तो मैंने बताया दैट जब हम NaCl सॉल्ट किस में डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो प्रोसेस इज नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक। ये आप नोट डाउन करेंगे। दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्बड। अब आप बताएंगे जब हम साल्ट वाटर में डालते हैं वो तो डिजॉल्व होता है, हम यहाँ से कोई हीट एनर्जी नहीं देते हैं तो वो तो खुद ही डिजॉल्व हो जाता है। एक्चुअली हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, पर कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग, बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कहते हैं, वी आर हैविंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो दैट मीन्स सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी होगी वही एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, सिस्टम। सिस्टम के अंदर क्या है, NaCl एंड वाटर। तो दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सो 5.35 किलो जूल हीट इज एब्जॉर्बड जब क्या हो जाएगा, 1 मोल NaCl डिजोल्व हम करेंगे इन सच लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ताकि वहाँ पे फर्दर चेंज नहीं होगा किसमें, हीट एनर्जी में, एंथैल्पी में, ऑन एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट। तो ये जो लार्ज एक्सेस है इसको हम यहाँ पे AQ से दिखा रहे हैं। सो लेट्स हैव अनदर सॉल्ट लाइक KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसका भी अगर हम बनाएंगे एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना, इसको डिसॉल्व करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो यहाँ पे देखा गया दैट इज डेल्टा HSOL, इट इज आल्सो प्लस 18.56 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे भी क्या समझ में आ रहा है, दैट it is also endothermic, that means dissolution of potassium chloride in water, this process is also endothermic, that means heat energy is absorbed। और कहाँ से heat energy absorb होगी, from the surroundings, from the surroundings। तो यहाँ पे भी जब हम aqueous solution KCl का बनाते हैं तो this much is the enthalpy change taking place here, so this is the enthalpy of solution। Similarly अगर हम लेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, और इसको डालेंगे एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट एक्वस, इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। एंड द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस इज -66.5 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ दैट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये जो डिसोल्यूशन है, ये जो प्रोसेस है, इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक, इट इज़ एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व, ठीक है ना,
प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स जिस बीकर में ये डिसोल्यूशन प्रोसेस हम करवा रहे हैं, अगर हम कॉपर सल्फेट लेंगे एक बीकर के अंदर और उसी में वाटर डाल रहे हैं, इसका सोल्यूशन बना रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे दैट बीकर जो है वो वार्म अप हुआ होगा, बिकॉज वहाँ पे हीट एनर्जी इज इवॉल्वड, है ना, एब्जॉर्ब नहीं होता है, इवॉल्व होता है. सो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन फॉर कॉपर सल्फेट, जब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे. बट इट शुड बी वाटर जो है ये हम लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेते हैं. देखो ये आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा. लेट्स टेक दिस वन एग्जांपल अगेन. इतनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है कब, जब हम बहुत सारा वाटर इसमें ऐड करेंगे. लेट्स से पहले आपने 1 मोल कॉपर सल्फेट का लिया और उसको डिसॉल्व किया 100 ml वाटर के अंदर. ये एक्वस यहाँ पे जो है कितना है, 100 ml वाटर. लेट्स से उस वक्त जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, लेट्स से दैट इज ओनली 50 किलो जूल पर मोल, दैट मीन्स इससे कम. और उसके बाद 100 ml वाटर के बाद आप फिर से इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं. लेट्स से अब 200 ml है, या उसके बाद 300 ml, और ये अब हुआ 65 किलो जूल पर मोल. और फिर से आपने वाटर ऐड किया, लेट्स से इट इज़ नाउ 500 ml वाटर. इसके अंदर आपने 1 मोल कॉपर सल्फेट डाला और उस वक्त एंथैल्पी चेंज जो है दैट मीन्स हीट इवॉल्वड इज 66.5 किलो जूल पर मोल. और फिर से अब अगर आप वाटर डाल रहे हैं और वैल्यू इतना ही आ रहा है, तो तब हम बताएंगे दिस इज द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. दैट मीन्स देयर शुड बी नो फर्दर चेंज इन हीट एनर्जी. चेंज नहीं होना चाहिए ऑन एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट. जब आप और सॉल्वेंट ऐड करेंगे, वैल्यू जब तक न वैल्यू कांस्टेंट आएगा तब तक उसको हम नहीं बताएंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सो यहाँ पे ये हम कंसिडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं दैट वी आर एडिंग सो मच एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, है ना. यूजुअली वाटर लेते हैं बिकॉज इट इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ताकि देयर इज नो फर्दर चेंज इन द एंथैल्पी और हीट एनर्जी. नाउ लेट्स गिव अनदर एग्जांपल. अगर हमारे पास है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. अब यहाँ पे डिफरेंस आप समझ लेना. ये जो कॉपर सल्फेट था, व्हाट वाज दिस, दिस वाज एनहाइड्रस. एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं होगा, मतलब जिसके साथ सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक्चुअली ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आप नोट डाउन करेंगे. एक्चुअली जब भी कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल हम बनाते हैं लैब के अंदर, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को कहा जाता है. तो जब इसके क्रिस्टल हम बनाते हैं तो हर एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल जो है ना, कॉपर सल्फेट, इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं. तो इन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो इस वाले सॉल्ट को हम फिर कहते हैं दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट. दैट मीन्स इसके साथ क्या है, इसके साथ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स. इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसको बताते हैं हम एनहाइड्रस सॉल्ट. और ये जो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इट इज नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है, सो पेंटाहाइड्रेट. अब इसको अगर और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन इसका. तो यहाँ पे भी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है वो देखा गया, इट इज प्लस 11.7 किलो जूल पर मोल. तो दैट मीन्स यहाँ पे देख लेना आप, जब तक ये एनहाइड्रस सॉल्ट था और हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाया, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. बट व्हेन वी टेक हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है ना, तब एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इट इज पॉजिटिव, इट इज प्लस 11.7 किलो जूल पर मोल. दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है इट इज एंडोथर्मिक. तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे. कौन सा सॉल्ट जो वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे, प्रोसेस विल बी इधर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये किस पे डिपेंड करेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो राइट डाउन दैट अगर हमारे पास है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, है ना, जैसे ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ना, हाइड्रेटेड सॉल्ट है या नहीं है, यस इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम क्लोराइड जो है इसके साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जब हम इसके क्रिस्टल्स बनाते हैं, किसके, कैल्शियम क्लोराइड के. सो इट इज एसोसिएटेड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सो दैट इज हियर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है दैट इज द 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 है. सो दिस इज योर
हाइड्रेटेड सॉल्ट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये भी क्या है हाइड्रेटेड सॉल्ट। या अगर मैं लिखूंगा मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसके साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 7। तो ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स है देयर डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, their dissolution is endothermic, that means heat energy is absorbed when we dissolve these salts in water. क्या note down किया? That if we are having hydrated salts like copper sulfate pentahydrate, like calcium chloride dihydrate, magnesium sulfate heptahydrate, when such hydrated salts are put in water, when they are dissolved in water, process is endothermic, that means heat energy is absorbed. Another point यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, that is this one, NaCl, KCl, ये जो salts है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जो हाइड्रेटेड salts नहीं बनाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम लिखते हैं NaCl into 2 times water या इसके साथ into 3 times water या 5 times, ये तो हाइड्रेटेड salt बनाता ही नहीं है। एनहाइड्रस होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट्स है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बनाते हैं, इनकी डिसोल्यूशन जो है दैट्स आल्सो एंडोथर्मिक, दैट मींस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन वी डिसॉल्व सच सॉल्ट्स इन वाटर। तो 2 पॉइंट्स हमने लिखे, एक क्या बताया दैट अगर हमारे पास कौन से सॉल्ट्स हैं हाइड्रेटेड वंस, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, और अगर हम ऐसे सॉल्ट्स ले रहे हैं जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते ही नहीं हैं, जैसे ये NaCl, KCl, इनका हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं होता है, दैट मीन्स इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तो इनकी डिसोल्यूशन जो है दैट्स आल्सो एंडोथर्मिक, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट्स इन वाटर और एनी सॉल्वेंट। अब आप नोट डाउन करेंगे सच एनहाइड्रस सॉल्ट्स, ये जो कॉपर सल्फेट है कैसा है इस वक्त एनहाइड्रस है ना, such anhydrous salts which form hydrated salts, for example copper sulfate ये इस वक्त कैसा है anhydrous है, पर ये तो बना रहा है ना hydrated salt, जैसे यहाँ पे है copper sulfate pentahydrate, so such salts which are anhydrous but they form hydrated salts, इनका dissolution it is always exothermic, that means heat energy is evolved, process is exothermic। तो ये आप नोट डाउन करेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है ना, देखो कैल्शियम क्लोराइड इसका भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट का भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो वैसे ही कॉपर सल्फेट का भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। तो अगर इनका हम लेंगे है ना कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इनका क्या लेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट लेंगे, तब जो डिसोल्यूशन है दैट इज एक्सोथर्मिक। So this point is to be noted down here, this will be very important। क्या बता रहा हूँ मैं कि अगर ऐसे सॉल्ट्स हमारे पास है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं पर उनका लेते हैं हम एनहाइड्रस सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये क्या है हाइड्रेटेड सॉल्ट, और ये इसका क्या लिया हमने, ये इसका लिया हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट का लिया हमने एनहाइड्रस सॉल्ट, तो इसका डिसोल्यूशन जो है दैट इज एक्सोथर्मिक, सो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड हियर। सो इसको हम बताते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, दैट मीन्स हीट एनर्जी इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, और ये हमने सीखा कहाँ पे एब्जॉर्ब और कहाँ पे इवॉल्व होता है, तो ये आप याद रखेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो इसको आप डिनोट करेंगे डेल्टा एच एच वाई डी से, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितनी एंथैल्पी चेंज होगी जब आप 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे अभी बताया, अगर हमारे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये कैसा है एनहाइड्रस सॉल्ट है, और इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में, दैट इज योर हाइड्रेटेड सॉल्ट इसी का, तो उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट्स कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो आप लिखेंगे यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज, सो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ anhydrous salt, it is the enthalpy change when 1 mole of anhydrous salt is converted
into hydrated salt by combining with specific number of moles of water। ठीक है ना, कितनी एंथैल्पी चेंज होगी जब एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट में, बाय कंबाइनिंग विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, जब देखो वहां पे क्या करते थे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में एक सॉल्ट लिया, सबस्टेंस लिया, एक मोल सबस्टेंस है ना, और डिसॉल्व किया इन एक्सेस, लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट में। एनहाइड्रस इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रेटेड, और कैसे करेंगे, बाय कंबाइनिंग विद स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जैसे कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है और इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं, इसको आप कंबाइन करवा रहे हैं किसके साथ, इसको आप दे रहे हैं 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ओनली 5, दैट मीन्स स्पेसिफिक नंबर है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसको क्या पढ़ा जाता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो देखा गया, तो दैट इज हाउ मच, -78.2 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स हीट एनर्जी इज इवॉल्वड, है ना। जब आप कॉपर सल्फेट जो है, हाँ यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये जो एनहाइड्रस है इट इज कलरलेस, और ये जो हाइड्रेटेड है इट इज ब्लू इन कलर। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है कैसा होता है, कलरलेस, इसका कलर नहीं होता है। पर ये जो हाइड्रेटेड वन है तो इसका कैसा कलर होता है, इसका ब्लू कलर होता है। सिमिलरली अगर आपके पास है बेरियम क्लोराइड, है ना, ये कैसा है, एनहाइड्रस है, इसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और इसको आप 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करवा रहे हैं, तो दैट मीन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, ये बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 2 है, यहाँ पे क्या था 5। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करेंगे तो वो उसके साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड रहते हैं जब उसके क्रिस्टल हम बनाते हैं। तो ये वहाँ से ही पता चल जाता है जब एक्चुअली इनके हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं तो वहाँ पे ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली दैट इट रिमेन्स अटैच्ड विद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड के सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट्स ओनली 2। इनको हम कहते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्रिस्टल जब इसके बनाते हैं तभी हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट्स 2। सो बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो यहाँ पे देखा गया दैट इज -29.4 किलोजूल पर मोल। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सो आई होप कि ये आपने समझा होगा कि कितनी एनर्जी आपको लगेगी या कितनी एनर्जी रिलीज होगी, व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज, कब, जब 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को आप कन्वर्ट करेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट में बाय reacting with specific number of moles of water. So this was the enthalpy of hydration. Now let's see what is enthalpy of dilution. So enthalpy of dilution जो है इसको हम represent करेंगे delta H DIL से, dilution, ठीक है ना। So what is this enthalpy of dilution? देखो जब आपके पास ऑलरेडी कोई solution बना हुआ है और उसमें आप फिर से वाटर ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर टू ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब आपके पास ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन बना हुआ है और उसमें आप फर्दर वाटर ऐड करते जा रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वहाँ पे कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट्स कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, है ना। जब आप किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग दैट सॉल्यूशन। तो कितनी एंथैल्पी चेंज होगी वहाँ पे, तो दैट्स कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। सो लेट्स डिफाइन। सो इट इज द एंथैल्पी चेंज, व्हेन
additional solvent is added to a solution. So enthalpy change when additional solvent is added to a solution. दैट मीन्स कितनी एंथैल्पी चेंज होगी जब आप एडिशनल सॉल्वेंट, देखो ऑलरेडी आपने पहले क्या बनाया है, सोल्यूशन बना हुआ है, दैट मीन्स उसमें सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी रेडी है, बना हुआ है, और फिर से आप एडिशनल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, उस वक्त कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. दैट मीन्स इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो आप आगे लिखेंगे इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एडेड, है ना, दो चीजों पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा. एक कि जो ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन बना हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, और सेकंड इसका वैल्यू डिपेंड करेगा आप कितना वाटर या सॉल्वेंट ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना. तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 मोल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली है इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड टू ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तभी इसका वैल्यू जो है इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एडेड. आप कितना सॉल्वेंट इसमें फर्दर ऐड कर रहे हो एडिशनल सॉल्वेंट, तो उसकी क्वांटिटी पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा, और जो ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके पास बना हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है तो उस पे वैल्यू डिपेंड करेगा. सो लेट्स हियर एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. सो लेट्स हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास है, और इसको आप 10 मोल्स ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं. सो वी आर हैविंग 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा AQ से, है ना, 10 मोल्स. आई होप कि आप समझ रहे हो कि वो HCl हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको हम डाल रहे हैं किसके अंदर, 10 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर. तो ये क्या देगा हमें, HCl का एक्वस सॉल्यूशन देगा, पर ये जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें वाटर, आई होप कि आपने नोट डाउन किया है कि 10 मोल्स है. तो इस वक्त जो एंथैल्पी चेंज यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसको हम बता सकते हैं, तो कितनी एंथैल्पी चेंज, -69.01 किलोजूल पर मोल. So this is the enthalpy change when 1 mole of HCl it is dissolved in 10 moles of water, ठीक है ना. Now अब अगर हम यहाँ पे काम करेंगे, let's say same HCl it is dissolved in 25 moles of water, 25 मोल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, पर इसमें 25 मोल्स वाटर के है. तो इस वक्त जो एंथैल्पी चेंज देखी गई दैट इज -72.03 किलोजूल पर मोल. तो दैट मीन्स, है ना, जब हमने वाटर क्वांटिटी इंक्रीज की तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो गई, ठीक है, एनर्जी रिलीज इज मोर. नाउ अगर हम फर्दर मोल्स इंक्रीज करेंगे, लेट्स से वी आर हैविंग नाउ 40 मोल्स ऑफ वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, तब भी HCl एक्वस ही बन जाएगा, पर यहाँ पे वाटर जो है 40 मोल्स है. तो यहाँ पे भी देखा गया दैट एंथैल्पी इज -72.79 किलोजूल पर मोल. तो यहाँ पे भी क्या समझ में आ रहा है, हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, पर थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, ये 72.03 था, अब ये 72.79 है. अब अगर हम बहुत ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे, लेट्स से इन्फिनिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हम ऐड कर रहे हैं, तो तब भी क्या बनेगा, HCl का एक्वस सॉल्यूशन, पर यहाँ पे लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर है, जो मैंने बताया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में दैट सबस्टेंस इज 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इट इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना. तो तब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना देखा गया, 74.85 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना. बस यहाँ पे ये कांस्टेंट रह रहा है, दैट मीन्स और ऑफ वाटर ऐड करते जा रहे हो पर वैल्यू रिमेन्स हियर कांस्टेंट, तो इसको हम बताते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. पर एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन अब कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन. लेट्स से ये जो आपकी इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ और इक्वेशन नंबर 2 लेट्स सपोज, है ना.
नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, ज़रा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है इसका एंथैल्पी कितना है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -72 पॉइंट है ना, क्या मैं बता रहा हूँ दैट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ -72.03। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, सेकंड से। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले सेकंड वन वैल्यू लिखेंगे दैट इज दिस वन -72.79 और फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो इसका वैल्यू कितना है -72.03। तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, सो 72.79 प्लस 72.03, ठीक है ना। सो इट विल कम आउट टू बी, कितना आ जाएगा ये -0.76 किलो जूल पर मोल। सो दिस -0.76 किलो जूल पर मोल, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। जब हमारे पास पहले ये एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ था, ठीक है, HCl एक्वस, जिसमें हमारे पास कितने मोल्स थे वाटर के 25 मोल्स, तो उस वक्त एंथैल्पी चेंज ये था। और उसके बाद ये सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें 25 मोल्स वाटर है। अब आपने फिर से वाटर ऐड किया, इसी सॉल्यूशन को आपने क्या किया, हाँ ठीक है ना, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये सॉल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है, इसी को आपने ऐड किए 15 मोल्स और वाटर के, 15 मोल्स वाटर आपने एक्स्ट्रा ऐड किया, एडिशनल सॉल्वेंट जो आपने ऐड किया है ना, 25 प्लस 15 दैट इज योर 40। अब ये क्या बना 40 मोल्स। तो उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज दिस वन। तो जब आपने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज डिफरेंस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना आया -0.76 किलो जूल पर मोल। सो दिस रिप्रेजेंट इज द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, दिस रिप्रेजेंट इज द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। आई होप कि आपने समझा होगा कि जब ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके पास बना हुआ है, जैसे ये HCl बना हुआ सॉल्यूशन है, इसमें 25 मोल्स वाटर के हैं, अब आपने फर्दर इसमें सॉल्वेंट ऐड किया, एडिशनल सॉल्वेंट, सो तब कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, जब आप एडिशनल सॉल्वेंट ऐड करेंगे टू ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो जब आपने एक्स्ट्रा 50 एडिशनल 15 मोल्स आपने ऐड किए, तो ये बना 40 मोल टोटल, है ना। तो उस वक्त एंथैल्पी चेंज ये है। सो द डिफरेंस गिव्स यू द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। आई होप कि आपने समझा होगा। अब अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन रहा हुआ है तो वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। So I hope that you have understood all these types of enthalpies, that is the enthalpy of solution, enthalpy of atomization, enthalpy of hydration, and this the enthalpy of dilution. So आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। Thank you for watching.